नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने ये बोला है कि वो कल यानी मंगलवार को जुडिशरी से त्यागपत्र दे करके एक्टिव पॉलिटिक्स सक्रिय राजनीति में आएंगे। ये अपने आप में थोड़ा सा अजूबा है। कोई जस्टिस इस तरह की बात करता है, लेकिन क्या ऐसा है कि ये पहली बार कोई जुडिशरी का व्यक्ति राजनीति में आ रहा है, सक्रिय राजनीति में आ रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसलिए कि कल के बाद ये मामला वायरल होगा और इसमें राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से बात करना शुरू करेंगे। अगर जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की आलोचना के लिए अभिजीत गंगोपाध्याय को जाना जाता है, अभिजीत गंगोपाध्याय को यहाँ तक चैलेंज किया गया था तृणमूल कांग्रेस से कि अगर वो राजनीति करना चाहते हैं तो वो रिज़ाइन करें और आए। और ऐसा लगता है कि उन्होंने उनके चैलेंज को, चुनौती को स्वीकार कर लिया है। लेकिन हम चर्चा दूसरी बात पर करेंगे। हम आज चर्चा करेंगे कि क्या ये अकेला पहला ऐसा केस होगा या इसके पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। शुरू करते हैं हंसराज खन्ना से। हंसराज खन्ना जो राजनीति में आए थे और उन्होंने बाद में चौधरी चरण सिंह सरकार की मंत्री परिषद में शपथ भी लिया था। हालांकि 3 दिन बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन वो राजनीति में आए थे और इंदिरा गांधी के विरोध में, और उनको इस तरह की बातें उनके बारे में या उनसे संबंधित कही जाती हैं। लेकिन हंसराज खन्ना के बाद या जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो है वी.आर. कृष्ण अय्यर की। कृष्ण अय्यर सीपीआई के नेता थे और मद्रास और केरल असेंबली में के लिए चुने गए थे और 65 तक सक्रिय राजनीति में थे। 68 में उनको हाई कोर्ट का जज बनाया गया और 5 साल बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए। ये अपने आप में अजूबा था कि कोई व्यक्ति 5 साल में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जज आए। फिर आते हैं जस्टिस बहरुल इस्लाम की। जब बहरुल इस्लाम 68 से लेकर के 62 और 68 में वो लोकसभा राज्यसभा में गए थे। असेंबली का चुनाव उन्होंने लड़ा था। राज्यसभा का उन्होंने रिज़ाइन किया 72 में और फिर वो हाई कोर्ट के जज उनको नियुक्त किया गया। 1980 में बस बहरुल इस्लाम जो है वो फिर सक्रिय राजनीति में आए, लेकिन फिर 80 में उनको दिसंबर 80 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया। 1983 में उन्होंने एक जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा को करप्शन के मामले में क्लीन चिट दिया था। और इसके बाद फिर वो तुरंत बाद बारपेटा लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन बारपेटा लोकसभा आसाम में वो चुनाव काउंटर मांड हो गया था, इसलिए फिर उनको 83 में नॉमिनेट कर दिया गया। अब एक और जज की बात करते हैं, के.एस. हेगड़े की। के.एस. हेगड़े 2 टर्म राज्यसभा के सदस्य रहे। 57 में 1957 में रिज़ाइन किया और उसके बाद वो मैसूर हाई कोर्ट के जज बने। 57 के बाद 67 में उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। उसके बाद 77 में वो जो है चुनाव लड़े। उसके बाद उनको बेंगलोर नॉर्थ से और लोकसभा के स्पीकर भी रहे। बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया, लेकिन भाजपा में वो सफल नहीं रहे। 80 से 86 तक रहे। उन्होंने 84 का चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव वो हार गए। लेकिन वो एक बार 77 में चुनाव जीत चुके थे और लोकसभा स्पीकर भी रहे। के.एस. हेगड़े की बात करते हैं, ये कर्नाटक से आए थे। अब इसके बाद बात करते हैं आफ्ताब आलम की, जस्टिस आफ्ताब आलम। जस्टिस आफ्ताब आलम पहले सीपीआई में थे। सीपीआई के बाद फिर वो कांग्रेस में आए।
कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और जस्टिस आफ्ताब आलम ने जिस तरह से प्रधानमंत्री तब राजस्थान, तब वो गुजरात के चीफ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और अमित शाह के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने कहा जाता है कि लगभग उनको परेशान करके रख दिया था, यहाँ तक कि राम जेठमलानी को जस्टिस आफ्ताब आलम पर उनके पक्षपात रवैये के कारण, पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण, जिस तरह से वो परेशान मतलब अपना एजेंडा बना लिया था, उसके कारण जेठमलानी को उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी तक करनी पड़ी थी और उन्होंने किया था। इसके बाद बात करते हैं एफआई रिबेलो की, जो जनता दल के एमएलए थे गोवा से। बाद में उनको अपॉइंट किया गया बाद में उनको महाराष्ट्र हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया और बाद में फिर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी अपॉइंट किए गए। इसी तरह से जस्टिस हसनैन मसूरी हैं। जस्टिस हसनैन मसूरी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे हैं। उसके बाद एम थिमैया हैं, जस्टिस विजय बहुगुणा हैं, एम रामा जॉयस हैं, और इन सब में सबसे प्रमुख है रंगनाथ मिश्रा का। रंगनाथ मिश्रा के बारे में ये कहा जाता है, इस तरह के आरोप भी लगते हैं कि उन्होंने 84 के दंगों के मामले में बहुत सारे ऐसे निर्णय थे जो कांग्रेस को फेवर किए थे, और बाद में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को राज्यसभा भेजा गया। उनकी कमेटी भी उनके चेयरमैनशिप में एक माइनॉरिटी कमेटी भी बनी थी। और अभी सबसे रिसेंट उदाहरण है जिसमें राजन गोगोई, जिनको नॉमिनेट किया गया, हालांकि वो किसी पार्टी में नहीं शामिल हुए हैं, उनको नॉमिनेटेड, जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, वो बने हैं। अब ऐसे ही एक और जज जो राम जन्मभूमि केस में थे, वो गवर्नर बनाए गए हैं, और भी इस तरह के बहुत सारे जुडिशियल गवर्नर बनाएंगे। लेकिन गवर्नर अलग मसला होता है। सीधे सक्रिय तौर पर राजनीति में लंबा इतिहास रहा है, और कम से कम कांग्रेस तो ऐसे व्यक्तियों को जो राज्यसभा के में सर्व कर चुके हों, उनको बाद में सर्व करने के बाद बनाया गया है जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। अगर हम जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की बात करें तो वो राजनीति छोड़ करके एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। इन दोनों में अंतर है, लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं होगा कि जस्टिस गंगोपाध्याय कोई राजनीति में आएंगे या कोई राजनीति दल ज्वाइन करेंगे। लंबा इतिहास रहा है कि न्यायाधीशों का पॉलिटिक्स में आने का, और बहुत सारे निर्णयों पर जब ये कहा जाता है कि सबका पॉलिटिकल बायस है, वो प्रभावित करता है निर्णयों को, तो कई बार ऐसा लगता भी है कि क्या ये सच में ऐसा है, और उसमें बहुत और प्रभाव दिखते हैं, जिस पर लगातार सोशल मीडिया और मीडिया अपनी बातें लिखती रहती है। सीधे तौर पर किसी जज को, सिटिंग जज की आलोचना करना तो आपको कंटेम्प्ट को ले जाएगा, लेकिन जुडिशरी का पॉलिटिक्स से बहुत जुड़ाव है। और इसमें जाते जाते मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जो जस्टिस अय्यर ने कहा था कि कानून बिना राजनीति के अंधा होता है और राजनीति बिना कानून के बहरा होता है। ये जस्टिस अय्यर, कृष्णन अय्यर ने कहा था। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, अड्डा पर शामिल होइए, अड्डा की संस्कृति को बचा कर रखिए, हमको आगे बढ़ने में मदद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।